दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं नीट 2016 फेज़ 2 के पोर्शन फिजिक्स का सॉल्यूशन। नीट में 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के। इससे पहले केमिस्ट्री पोर्शन के 15 प्रश्नों के सॉल्यूशन के 3 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आज इस वीडियो में लेकर हाजिर हुए हैं फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन। तो यह है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स पोर्शन का पहला प्रश्न। हिंदी मीडियम से है ये। यदि प्लांक स्थिरांक h, निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा न्यूटन का गुरुत्वीय स्थिरांक g 3 मौलिक स्थिरांक हों, तो निम्नलिखित में से किसकी विमा वही होगी जो लंबाई की विमा होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनकी विमाएं, हमें याद होना चाहिए। प्लांक नियतांक h की विमा होगी ml² t-1, ये हमारी है h की विमा। इसके बाद हम निकालेंगे प्रकाश का वेग यानी c की विमा, ये हो जाता है l-t-1। तीसरा स्थिरांक है हमारा मौलिक गुरुत्वीय स्थिरांक g, इसकी विमा होगी m-1 t l³ t-1 और लंबाई की विमा हमारी होती है l। तो जैसा कि इसमें कहा गया है, ये इनका जो h, c और g का जो संबंध है वो हमारे l की विमा के बराबर हो जाए। तो हमको यहाँ पर l ही रखना है, बाकी की ये सारी चीज़ें हमारी हट जाएं। ऐसा कैसा हम इसमें सिस्टम लगाएं, तो m यहाँ से ख़त्म होना है क्योंकि l बचना है सिर्फ। तो m ख़त्म होगा, इस पे +1 की घात है, ये -1 की घात है, इनको जोड़ने पर ये m कट जाएगा और घातें जो हैं वो गुणा में जुड़ती हैं, तो h और g गुणा में आएगा। तो देखते हैं h और g गुणा में होगा तो hg बराबर आ जाएगा, इसकी विमा ml² t-1 और m-1 l³ t-1। तो यहाँ घातें जुड़ जाएंगी, ये माइनस ये प्लस है, m कट जाएगा। l की 2 ये 3 ये l की 5 घातें हो जाएंगी, t पे -1 जुड़ जाएंगे, t-2 हो जाएंगी। अब ये आई है विमा हमारी hg की। m हमारा खत्म हो चुका है, l पे सिर्फ 1 बचना है और t भी खत्म होना है। तो अब c जो आएगा वो हमारा बटे में आएगा, क्योंकि c अगर गुणा में लेते हैं तो ये l की 6 घातें हो जाएंगी। l के हमारा लास्ट में बचना चाहिए सिर्फ l। तो hg/c ये आ गया l⁵ t-2 अपॉन l⁵1। अब देख लेते हैं ऑप्शन में g/c है, यहाँ पर ये नहीं होगा, और hc है, ये भी नहीं होगा। अब हमारे बचेंगे 2 ऑप्शन, इसमें gh जो है वो रूट के अंदर है। अब hg को रूट लगा लें तो ये रूट आ जाएगा, तो ये घातें हमारी आधी हो जाती हैं, 5/2 हो जाएगी और ये 2/2 हो जाएगी। c पे ये 1 बची है हमारी। अब c पे घातें हैं 5/2 घात हैं इस पे, अगर इस पे 5/2 घात आ जाएगी तो l कट जाएगा, तो ये हमारा l कटना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा l बचना चाहिए। तो फिर इन दो में यही बचता है, c पे 3/2। तो सही जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। 2 कारें P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती हैं और उनकी स्थितियों को क्रमशः ये हमारे समीकरण दिए गए हैं। xp जो है वो t का फंक्शन है और xt और xq इससे निरूपित किया जाता है किस समय पर इन दोनों का वेग समान होगा। तो वो टाइम निकालना है जिस टाइम में दोनों का वेग समान हो। तो ये हमारे फंक्शन है xt, t का फंक्शन है। इसको हम अगर t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर ये हमारा p कार का वेग आ जाएगा dxp/dt। डिफरेंशिएट में क्या होता है, जो फंक्शन है जिसका t के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो t की घात 1 घट जाती है। a हमारा कांस्टेंट है, a रहेगा, t की 1 घात है ख़त्म हो गई, प्लस 2 घातें हैं इस पर तो घातें गुणा में आ जाएंगी, 2b 1 घात कम हो जाएगी तो 2bt।
ये हमारा p का वेग आ गया है। अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये q का वेग आ जाएगा dx/q/dt। इसमें f रह जाएगा, t खत्म हो जाएगा, -2 गुणा में आ गया, t की 1 घात कम हो गई 2t। अब ये जो वेग हैं वो vp और vq जो प्रश्न में दिया गया है बराबर हैं। तो vp है a + 2bt, ये बराबर है हमारा f - 2t। इसमें से t की वैल्यू निकालने तो t की वैल्यू आएगी हमारी, आ जाएगा t की वैल्यू। तो t की वैल्यू है f - a 2 1 + b। तो a ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, दर्शाए गए आरेख में r बराबर 25 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर दक्षिणावर्त गति करते हुए किसी कण के कुल त्वरण को किसी क्षण a बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड कार्य से निरूपित किया जाता है। इस कण की चाल होगी। तो ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। इस कण पर एक अभिकेंद्र बल लग रहा होगा केंद्र की ओर, और यहाँ त्वरण की दिशा जो है वो नीचे तरफ दी गई है। तो केंद्र की तरफ इस त्वरण का जो घटक होगा वो होगा a cos 30। त्रिज्या इस वृत्ताकार पथ की जो है वो 25 मीटर है। कुल त्वरण 15 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से इसमें दिया गया है। तो अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा हमारा केंद्र की ओर लगने वाला इसका त्वरण का घटक। तो ये हो जाएगा 15 cos 30। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से इसको काट दें तो 7.5 √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये होता है अभिकेंद्र त्वरण v²/r। यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे, v² बराबर r इंटू अभिकेंद्र त्वरण। r की वैल्यू दी गई है 25 मीटर। अभिकेंद्र त्वरण निकाला है हमने 7.5 √3। v² बराबर है, v बराबर आ जाएगा ये 25 नहीं है, ये है 2.5। तो 2.5 गुणा 7.5 गुणा √3 की वैल्यू 1.72। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 32.25 आया है, और इसका रूट निकाला है तो 5.7 मीटर पर सेकंड। ये v की वैल्यू आ गई है। तो ये है डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, m द्रव्यमान की एक सख्त गेंद किसी दृढ़ दीवार से नीचे आरेख में दर्शाए गए अनुसार 60 डिग्री पर टकराकर परावर्तित हो जाती है। यदि इस प्रक्रिया में गेंद की चाल में कोई हानि नहीं होती है तो दीवार द्वारा गेंद पर लगे आवेग का मान होगा। तो ये आरेख हमारा दर्शाया गया है। ये दीवार से 60 डिग्री कोण पर वेग टकराती है, v वेग से टकराती है। तो हम जानते हैं दीवार पर जो वेग गेंद पर, हम जानते हैं दीवार द्वारा गेंद पर जो आवेग लगेगा वो दीवार से गेंद का लंबवत टकराने के कारण जो संवेग परिवर्तन होगा वही गेंद पर आवेग होगा। तो ये जो v वेग है ये लंबवत, इसका घटक क्या होगा v cos थीटा। तो आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, जबकि गेंद जो है दीवार से लंबवत टकराती है। तो ये हो जाएगा mv वापस हो रही है तब, यानी mv2 माइनस mv1। अब m द्रव्यमान है उसका, v जो होगा वो लंबवत घटक होगा v cos 60 माइनस ये इधर से टकराती है वापस जा रही है, तो ये दिशा इसकी बदल गई है, तो अपोजिट दिशा में जा रही है फिर। तो ये होगा m cos 60 डिग्री। mv cos 60 का मान 1/2 होता है। ये माइनस प्लस हो जाएगा mv/1/2। तो ये हो जाएगा 2mv/2। 2 से 2 कट गया। ये mv के बराबर इसका आवेग निकल आया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 400 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से चलती हुई 10 ग्राम द्रव्यमान ये गोली 2 किलोग्राम द्रव्यमान में लकड़ी के एक गुटके से टकराती है। यह गुटका 5 मीटर लंबी हल्की अभितानी डोरी से लटका है। यदि गोली के टकराने के परिणामस्वरूप गुटके का गुरुत्व केंद्र 10 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर उठ जाता है तो गुटके से क्षैतिज दिशा में
बाहर निकलने पर गोली की चाल क्या होगी? तो ये गोली आ रही है, ये लकड़ी का गुटका लटका हुआ है, तो गोली की चाल है हमारी 400 मीटर पर सेकंड। गोली का द्रव्यमान है 10 ग्राम, इसमें 1000 का भाग देते हैं तो ये भी किलोग्राम में बदल जाएगा, 0.01 किलोग्राम। अब इससे जब गोली टकराती है तो गुटका 10 सेंटीमीटर ऊपर उड़ जाता है, यानी इसकी गति जो होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। तो हम निकाल लेंगे टकराने के बाद जो होगा वो गुटके का वेग कितना होगा। वेग होगा v² बराबर u² माइनस 2gh, इसमें u 0 है, लटका हुआ है, तो v बराबर रूट 0 हो जाएगा 2gh। इसको हम निकाल लेंगे, 2 गुणा g का मान 10 लगा दें और h जो 10 सेंटीमीटर है तो ये मीटर में बदल दें तो 0.1 मीटर, v बराबर रूट 2 मीटर पर सेकंड। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि m1u1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2। m गोली का द्रव्यमान ये है हमारा 0.01 किलोग्राम, चाल है हमारी 400 मीटर पर सेकंड। गुटका विरामावस्था में है, ये 0 हो गया। m1 गोली का द्रव्यमान 0.01, इसका v1 हमें निकालना है। m2 2 किलो का गुटका है और v2 ये है हमारा गोली का, जो गोली लगने के बाद गुटके का द्रव्यमान रूट 2। इसमें हम लगा लेते हैं आंसर, v की वैल्यू निकाल लें तो v बराबर आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे 4 एकम 4, 2 के बाद 4 आ जाएगा, ये माइनस में पहुँच जाएगा 2 रूट 2 और बटे में आ जाएगा 0.01। इसको सॉल्व कर लें तो v की वैल्यू हमारी आ जाएगी, यह है 120 मीटर पर सेकंड। तो ये डी में है, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 2 सर्वसम गेंदों ए तथा बी के वेग क्रमशः 0.5 मीटर पर सेकंड तथा 0.3 मीटर पर सेकंड हैं। ये एक रेखा के अनुदिश चलते हुए टकराती हैं। यदि यह टक्कर प्रत्यास्थ है तो इस टक्कर के पश्चात बी तथा ए के वेग होंगे। तो ये 2 सर्वसम गेंद हैं, ए है तो ए का जो वेग है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है और बी का वेग है 0.3 मीटर पर सेकंड। ये दोनों गेंदें एक ही रेखा में अनुदिश चलकर टकराती हैं, इससे टकरा रही है। टक्कर हमारी क्या है, प्रत्यास्थ है, तो ये टक्कर प्रत्यास्थ है, इसलिए ये टकराने के बाद ए का वेग आपस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ए का वेग पहुंच जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड, बी का वेग हो जाएगा और बी वाला पहुंच जाएगा वो ए पर आ जाएगा, यह दोनों। अब ये से टकरा के वापस लौटेगी तो इसकी दिशा बदल जाएगी, तो 0.3 माइनस हो जाएगा, तो ए का वेग 0.3 माइनस का और बी का वेग होगा 0.5। तो बी का वेग 0.5 मीटर सेकंड था, ए का वेग माइनस 0.3 मीटर पर सेकंड। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, किसी कण पर 4j + 3k न्यूटन बल लगाने पर वह बिंदु -2i + 5j से बिंदु 4j + 3k तक विस्थापित हो जाता है। इसकी क्रिया में बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो ये F जो है वो हमारा सदिश है, ये R1 R2 दो बिंदु हैं, ये R1 मान लें, ये R2 मान लें। तो यहाँ से यहाँ तक सरकाने में जो डिस्टेंस होगी वो होता है कार्य F(d), ये हमारा कार्य होता है। तो F तो दिया ही है, D बराबर जो हमारी विस्थापन होगा वो होगा R2 - R1। R2 है 4j + 3k माइनस R1 हो जाएगा 2i + 5j।
तो डी की वैल्यू आ गई 2i माइनस जे प्लस 3k। डब्ल्यू अदिश राशि है इसलिए सदिशों का अदिश गुणन होगा एफ डॉट डी। अदिश गुणन में होता है जो आई जे के गुणांक हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। जे का गुणांक 4 और यहाँ पर है -1 तो माइनस के 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस के 3 और यहाँ प्लस के 3 है, 3 त्रिका 9 प्लस किया जाएगा। 9 में से 4 घट जाएंगे, ये आ जाएंगे 5 जूल। तो 5 जूल हमारा डी में है तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गुणन करते हुए दो पिंड ए और बी द्रव्यमान क्रमशः m2m तथा जड़तागुण IA और IB है। इन दोनों की गुणन गतिज ऊर्जाएं आपस में बराबर हैं यदि इनके कोणीय संवेग LA और LB हो तो ए पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा हम निकालें तो ये होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और ए की निकालना है तो ये हम IA सफिक्स ले लेते हैं। इसमें 1/2 IA स्क्वायर अगर कर दें तो अपॉन में IA और ले सकते हैं क्योंकि IA का मल्टीप्लाई कर दें तो ये I ओमेगा जो होती है वो हमारा जड़त्व आगुण होता है तो ये हो जाएगा LA स्क्वायर अपॉन IA। प्रश्न में दिया गया है दोनों पिंडों की जो घूर्णन गति ऊर्जाएं वो बराबर हैं तो ये बराबर होगा 1/2 LA स्क्वायर अपॉन IA 1/2 LB स्क्वायर अपॉन IB। ये घूर्णन गति ऊर्जाएं बराबर हैं तो 2 से 2 कट जाएगा। ये आ जाएगा LA स्क्वायर अपॉन LB स्क्वायर और ये I इधर पहुंच जाएगा तो IA अपॉन IB। वर्ग घटाया तो इधर रूट ले लिया तो IA अपॉन IB। अब यहाँ प्रश्न में दिया है IB बड़ी है IA छोटा है तो ये बड़ा है ये छोटा है तो ये पूरी संख्या A से 1 से छोटी होगी तो ये 1 से छोटी है, ये 1 से छोटी है तो ये LA अपॉन LB ये भी क्या होगा 1 से छोटा होगा तो L को इधर ले लें LA इज लेस देन LB तो LB बड़ा है LA छोटा है तो ये LB इज ग्रेटर देन LA। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R का एक ठोस गोला अपने व्यास की परिधि पूर्ण कर रहा है। उसी द्रव्यमान था उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन भी अपने ज्यामितीय अक्ष के प्रति गुणन कर रहा है। बेलन के गुणन की कोणीय चाल गोले से दुगना है। इन दोनों की गुणन गतिविधियों का अनुपात इसमें से कितना होगा ये हमें निकालना है। तो गोला और बेलन की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात हमें निकालना है। देखते हैं गोले की गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, इसे हम 1 मान लें। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोले की होती है 2/5 mr स्क्वायर। R हमारी क्या है त्रिज्या है, ओमेगा 1 स्क्वायर। 2 से 2 कट गया है तो गोले की जो गतिज ऊर्जा है वो आ गई है 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं बेलन की गतिज ऊर्जा। तो इसका फॉर्मूला भी हमारा होगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा 2 मान लेते हैं इसमें। और अब जो बेलन की I होगी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर। द्रव्यमान समान है और त्रिज्या भी समान है ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। अब हम निकालेंगे इनका अनुपात। ए गतिज ऊर्जा गोला और गतिज ऊर्जा बेलन, ये बराबर आ जाएगा 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बटे 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। ओमेगा mr से mr कट गया, ये 4 ऊपर आ जाएगा 4/5 ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। बेलन के घूर्णन की कोणीय चाल गोले से दुगनी है
तो बेलन की ये दुगनी है यानी 2 ओमेगा 1 के बराबर है, तो ये जाएगा 4/5 ओमेगा 1 स्क्वायर, ये बराबर है 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा 1 स्क्वायर बट्टे 5 ओमेगा 1 स्क्वायर, और ये 2 का भी वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4 4 कट गया, ओमेगा 1 से मेरे से कट गया, ये आ गया 1:5। तो ये है हमारी दोनों की गति ऊर्जाओं का अनुपात 1:5। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक हल्की छड़ की लंबाई L है, इसके 2 सिरों से क्रमशः M1 M2 द्रव्यमान के पिंड संलग्न है। इस छड़ की लंबाई तथा इसके सहित केंद्र से यानी द्रव्यमान केंद्र से गुजरते हुए अक्ष के प्रत्येक निकाय का जड़ता गुण होगा। तो ये है L लंबाई की एक लंबी छड़ जिसके 2 सिरों पर M1 M2 द्रव्यमान लगे हुए हैं। इसका द्रव्यमान केंद्र अगर G है तो इसको M1 की दूरी द्रव्यमान केंद्र से अगर R है तो M2 की दूरी L-R हो जाएगी। इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण होगा सिग्मा M R स्क्वायर, यानी M1 M2 दो द्रव्यमान संलग्न है तो ये होगा M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। R2 जो है दूसरी दूरी M1 की, M2 की केंद्र से दूरी है L-R स्क्वायर। ये हो गया M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2, इसको हम खोल लेंगे L स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस 2 LR1, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 L स्क्वायर M2 R1 स्क्वायर माइनस 2 LR1। यहाँ से R1 स्क्वायर कॉमन आ गया तो M1 प्लस M2 प्लस M2 L स्क्वायर माइनस 2 LR1। यहाँ M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 ये हो जाएगा और M2 यहाँ भी आ जाएगा। तो इसमें संतुलन की अवस्था में क्या होगा, M1 R1 इक्वल टू हो जाएगा M2 L माइनस R1। यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी M2L अपॉन M1 प्लस M2। इसकी वैल्यू यहाँ लगा दें और यहाँ लगा दें तो फिर हमारा जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा M1 M2 L स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तो पृथ्वी के केंद्र से प्रारंभ कर गुरुत्वीय त्वरण g के परिवर्तन को निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सही दर्शाता है। तो यह गुरुत्वीय त्वरण हम पृथ्वी सतह से गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, सतह से यह घटेगा, और अगर ऊपर पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है। प्रश्न में दिया गया है कि केंद्र से प्रारंभ करते हैं, तो केंद्र से जब प्रारंभ करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा, और जब सतह से ऊपर उठ जाएगा तो फिर गुरुत्वीय त्वरण घटना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ देखते हैं, यहाँ से 0 केंद्र पर है तो 0 है तो बढ़ रहा है, और सतह से ऊपर उठ रहे हैं तो फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो बी ग्राफ सही दर्शा रहा है, तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है तथा उसके पृष्ठ का गुरुत्वीय त्वरण का मान g0 है तो उपग्रह की कुल ऊर्जा होगी। उपग्रह की कुल ऊर्जा स्थिर ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होगी। तो स्थिर ऊर्जा होगी हमारी -Gmm अपॉन R प्लस H, और गतिज ऊर्जा होगी Gmm 2R प्लस H। हर बराबर करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आंसर हर में, तो ये हर बराबर हो गया है 2R प्लस H। 2 में से 1 घट गया, माइनस का बचेगा Gmm। जहाँ कैपिटल G गुरुत्वीय स्थिरांक, M पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m उपग्रह का द्रव्यमान है, R पृथ्वी की त्रिज्या है और H उसकी
सतह से ऊंचाई है। अगर पृथ्वी के सतह पर जी का मान गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर Gm/r² से दिया जाता है, तो Gm की वैल्यू आ गई G0r² माइनस यहाँ लगाते हैं G0r²m/2r + h। ये आ गई है हमारी उपग्रह की कुल ऊर्जा। यहाँ हमारा -mg0r²/2r + h, तो सी ऑप्शन इसका सही है। किसी द्रव की आयताकार झिल्ली का विस्तार 4x2 से बढ़कर 5x4 कर दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य 3x10⁻⁴ जूल हो तो द्रव के पृष्ठ तनाव का मान होगा। तो किया गया कार्य है 3x10⁻⁴ जूल। आयताकार झिल्ली का क्षेत्रफल में वृद्धि हम निकालें तो क्षेत्रफल 5x4 बाद का लास्ट का है -4x2 ये पहले का है। तो ये एक साइड का क्षेत्र आ जाएगा। झिल्ली में दोनों साइड में कार्य हो रहा है, दोनों तरफ पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी 20 - 8 × 2 12 × 2 ये आ जाएगा 24। पृष्ठ तनाव के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए W बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव T × ΔA। T की वैल्यू निकालना है W/ΔA। W है 3 × 10⁻⁻⁴ बटे ΔA आया है हमारा 24। ये हमारा सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलें तो 10⁻⁻⁴ का गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल मीटर² हो जाएगा 10⁻⁴। ये हमारा कट गया है 3 × 8 = 24, 8 का भाग दे दें 0.125 Nm/मीटर। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 द्रवों के घनत्व क्रमशः ρ1, ρ2 और ρ3 हैं। तीनों द्रवों का पृष्ठ तनाव T समान है। 3 सर्वसम कोशिकाओं में तीनों द्रव समान ऊंचाई तक चढ़ते हैं। यदि इन द्रवों के लिए स्पर्श कोण θ1, θ2, θ3 हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध ठीक है? तो केश नली में जल स्तंभ की ऊंचाई h बराबर 2t cos θ से दी जाती है। ये अपॉन में है ρgr, जहाँ t पृष्ठ तनाव है, θ स्पर्श कोण है और r जो है केश नली की त्रिज्या है। ऊंचाई समान है, g समान है, r समान है और t भी समान है। तो इससे हमारा आ जाएगा cos θ1/ρ1 बराबर होगा cos θ2/ρ2। ये बराबर होगा cos θ3/ρ3। इसको हम एक और कांस्टेंट r मान लें तो फिर ये आ जाएगा cos θ1 बराबर ρ1r और इसी तरीके से cos θ2 ρ2r और इसी तरीके से cos θ3 ρ3r। अब हमारा दिया है ρ1 = ρ2 > ρ3, तो फिर cos θ1 > cos θ2 > cos θ3। तो cos θ की वैल्यू θ के मान के बढ़ने के साथ घटती है, तो यहाँ θ की वैल्यू 0 के बराबर होगी या बड़ी होगी। θ1 > θ2 > θ3 और ये होगा हमारा π/2 से कम। तो ये ऑप्शन में 0 इज़ लेस देन और इक्वल θ1 और लेस देन θ2 लेस देन θ3 और ये होगा π/2 के लेस देन होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 15वां प्रश्न है, 2 सर्वसम पिंड एक ऐसे पदार्थ के बने हैं जिनकी ऊष्माधारिता ताप के साथ बढ़ जाती है। इनमें से एक पिंड का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरे का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि इन दोनों को संपर्क में रखा जाए और इस प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षय न हो तो दोनों पिंड का उभयनिष्ठ ताप होगा। तो अगर 2 पिंड ये हैं, इनका एक का जो ताप है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये 2 पिंड आपस में संपर्क में रखे जाएंगे तो यहाँ से ऊष्मा इधर की तरफ चलने लगेगी। इसके द्वारा दी गई ऊष्मा इसके द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होगी।
तो इससे इधर उसमें चल रही है, तो इन दोनों का जो संपर्क ताप होगा वो 100 के नज़दीक होगा, और 100 के नज़दीक का मतलब है 50 डिग्री से अधिक। तो T इज़ ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह 50 डिग्री से अधिक होगा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। फिजिक्स के 45 प्रश्न, केमिस्ट्री 45 प्रश्न और बायोलॉजी के 90 प्रश्न होते हैं। 15-15 प्रश्नों के 3 वीडियो बनाना है। तो अगले 2 वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हिंदी मीडियम से नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।